नमस्कार, मैं पुनीत। आज हम बहुत से क्वेश्चंस को लेके आपके सामने हैं जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं और हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं कि सर प्रोग्रामर में और एसीपी के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज है। हुआ ये है कि ये कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हुआ है कि 2 या 3 दिन पहले किसी पेपर के अंदर ये पब्लिश हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 400 वैकेंसीज प्रोग्रामर्स की आ रही है। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट से भी मिस्टेक हो जाती है और कुछ मिस्टेक के अंदर ये पब्लिश हो गया है। बाकी एग्जैक्टली अगर हम बात करें वैकेंसी की तो प्रोग्रामर की 216 वैकेंसी ही है। स्टूडेंट इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी 2 या 3 कोचिंग्स का मैं देख रहा था, अपना सेमिनार वो दे रहे थे कि 400 वैकेंसी, उसी कटिंग को शो करते हुए वो इसको बता रहे थे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 400 है। तो ठीक है, वो जिसके मैं ये किसी पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठा रहा हूँ, बाकी ये है कि वैकेंसीज जो नंबर है वो 216 ही है। ठीक है बच्चों, इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास आरटीआई का रिस्पांस खुद आरपीएससी ने दिया है दिसंबर के अंदर। और अगर ये 400 वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं तो 400 वैकेंसीज़ अगर बढ़ती हैं तब तो आपका ये मान के चलें 6 महीने वैकेंसी और आगे हो जाएगी, क्योंकि उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है कि वापस फाइनेंस के पास जाएगी, वापस वहाँ से अप्रूव्ड होगी, तो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है ना। तो 400 वैकेंसीज़ नहीं है, केवल 216 वैकेंसी आपकी प्रोग्रामर की है और 14 वैकेंसी शायद आपकी एसीपी की थी जो आरटीआई ने के हिसाब से हमें रेस्पॉन्स दिया गया था। तो उसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आईए का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो बच्चों, आईए का एग्ज़ाम जो अधीनस्थ बोर्ड है उनके चेयरमैन सर ने लगातार 2 बार कह चुके हैं कि 21 जनवरी को ही आपका आईए का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करवाया जाएगा। तो इसको लेके ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप 21 जनवरी के हिसाब से ही प्रिपरेशन करें। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को आगे कराने के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, और उनका बेसिकली इस पर तर्क क्या है कि पेपर आउट होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो बच्चों, आपका एग्ज़ाम पहले सितंबर में हो रहा था, उससे पहले शायद जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा था ये का लास्ट ईयर। तो क्या उस वक्त पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी पेपर आउट होने की? भाई ये पॉसिबिलिटीज़ तो हमेशा बनी रहेंगी। ऐसा कौन सी गवर्नमेंट है, ऐसी कौन सी संस्था है जो 100% आपसे ये कह सके कि पेपर आउट नहीं हो? ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कभी एग्ज़ाम ही ना हो पाए आप लोगों के। 1 ईयर्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, आप इसको कितना लंबा खींचोगे मुझे नहीं पता, है ना। आप खींचते जाइए, 2 साल खींच दीजिए, 3 साल खींच दीजिए। अगर 1 लाख स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो 20-30% हमेशा ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, उनको और टाइम चाहिए, एक सफिशिएंट टाइम डेफिनेटली मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना। तो मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है कि एग्ज़ाम आगे हो। एग्ज़ाम आगे होने की केवल एक पॉसिबिलिटीज़ है कि गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरवेंस करे। अदरवाइज़ प्रिपरेशन आपकी रेडी है, अधीनस्थ बोर्ड इसमें रेडी हो चुका है, सारे पेपर वगैरह सब कुछ करके, और शायद मुझे जहाँ तक है कि सेंटर्स भी अलोकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि आपका कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ है। आप 21 जनवरी के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूशन में रखें। ठीक है बच्चों। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर अगर 21 जनवरी को एग्ज़ाम होता है तो क्या नवंबर दिसंबर का जीके पढ़ने की आवश्यकता है क्या? देखिए बच्चों, ऐसा होता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है या जो भी एग्ज़ाम की डेट दी जाती है उससे 20 से 25 दिन पहले सेंटर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पर हाँ आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। और उस इन्फॉर्मेशन से देने से पहले कोई भी बोर्ड, चाहे वो आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो पेपर पब्लिशिंग की हो, प्रिंटिंग की हो या एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशंस होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 2 या 3 महीने पहले आपके पेपर प्रिंट हो जाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन है, अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, बट ये अप्रॉक्सीमेशन है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर तक, अगर आपके अक्टूबर नवंबर तक पेपर पब्लिश प्रिंट हो गए होंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी का जीके पढ़ने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, है ना। आप अक्टूबर तक का करंट जीके पढ़ सकते हैं, उसके बाद देख जाइए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उस पर डीप एनालिसिस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा था वो बार बार ये आ रहा है कि सर प्रोग्रामर का और एसीपी का ग्रेड पे क्या है और क्या इसमें एक्सपीरियंस की
रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देखो बच्चों, अब इसमें भी कई संस्था वाले कुछ मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वो पुराने नोटिफिकेशन निकाल के लेके आते हैं और उसी को चिपका देते हैं, यहीं से कन्फ्यूज़न पैदा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ का पता हो, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि हर पर्सन हर चीज़ को जानता है। और जो टीचर्स हैं कोई ये भी नहीं कि उनको कोई डिपार्टमेंट के अंदर की खबर मालूम है या इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशंस के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरा केवल इतना सा सजेशंस है सबको कि अगर आपको नहीं पता होता है तो आप उस पर थोड़ा सा साइलेंट हो जाना चाहिए। अब कुछ संस्था वालों ने इसको मैं देख रहा था वो 2013 का या 11 का नोटिफिकेशन प्रोग्रामर का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था निकाल के। अब उसमें 4200 वाला ग्रेड पे लिखा हुआ था। अब इसी चीज़ को वो बार बार प्रमोट कर रहे थे कि 4200 वाला ग्रेड पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2013 का जो आपका नोटिफिकेशन निकला था उसमें 4200 ग्रेड पे मेंशन था, 2011 में भी था। 2013 के अंदर जो आपके कंटेम्प्रेरी सेक्रेटरी साहब थे संजय मल्होत्रा जी, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के, उन्होंने आपका जो ग्रेड पे था वो 4800 किया था जो, और आपका जो प्रोग्रामर की थी उसको गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट माना था। ठीक है, इससे पहले आपकी आईए की भी 2400 वाला ग्रेड पे हुआ करता था जिसको बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे किया गया था। ठीक है, तो आपका ग्रेड पे 4800 वाला है प्रोग्रामर का। ठीक है, क्या इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? अब यहाँ भी मिस्टेक हो गया कि 2011 के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस था, अब उसी का नोटिफिकेशन निकाल के आप बता रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस था। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते। 2011 के अंदर जो प्रोग्रामर निकली थी उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, ये बात सही है। बट उसके बाद इस नोटिफिकेशन में इसके जो रूल रेगुलेशंस थे उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे और 2013 के अंदर फ्रेशर पर्सन, जो फ्रेशर बीटेक है, एमसीए है, एमटेक है, वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंस स्पेशली इन प्रोग्रामर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, इसको लेके कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब आता है सेकंड एसीपी का एग्ज़ाम, एनालिसिस कम प्रोग्रामर, जो आपका डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट होती है। इसका ग्रेड पे आपका 6600 वाला होता है। ठीक है, और क्या इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? अब यहाँ भी एक मिस्टेक हो रही है कि 2013 के अंदर 11 में जो एसीपी का निकला था उसमें 5 इयर्स था, उसके बाद इन्होंने इसको रिड्यूस करके 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा था। जो 2014-15 में जो वैकेंसीज आपकी आई थी उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट में मान के चल रहे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस है, कोई चेंजेस फिलहाल उन्होंने इसमें नहीं किया है। तो एसीपी के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि सर एक्सपीरियंस हो किस चीज़ का। देखो बच्चों, जो नोटिफिकेशन आपका लास्ट निकला था उसमें जो मेंशन किया गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि उसमें पूरी चीज़ मेंशन नहीं की गई थी। इसकी सारी जानकारी तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ही दे सकता है क्योंकि उनके पास इसका डिटेल परफॉर्मा होता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कोई भी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शॉप एक्ट में कोई कंपनी खुली है उसका 3 साल का आप बनवा के लेके आगे, नहीं, अलाउ नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का लास्ट तक बिल्कुल अलाउ नहीं था, चाहे आप कॉलेज में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस अलाउ नहीं था। अब किया है नहीं किया है इसका पता नहीं है ना, क्योंकि ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा या तो उसमें मेंशन होगा या हमें डीओआईटी से ही पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। बट लास्ट टाइम तक ये अलाउ नहीं था। तीसरा है कि आईए हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमारा आईए का 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें अलाउ है, क्या हम एसीपी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? तो देखिए, लास्ट नोटिफिकेशन तक आप अलाउ नहीं थे। ठीक है, 2011 में भी अलाउ नहीं थे, 2015 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आप आईए के एग्ज़ाम्स, आईए के एक्सपीरियंस के साथ एसीपी के एग्ज़ाम में अलाउड नहीं थे। लेकिन मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मैं श्योर नहीं हूँ, 17 और 18 में जो आईए थे उन्होंने इस पर काफ़ी इशू उठाया था और ऐसा मेरे सुनने में आया। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये था कि 17 और 80 में आईए के एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड कर लिया गया था। डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के टाइम मिलेगी या डीओआईटी से आपको पता करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर बीसीआई जो नई पोस्ट अभी आई है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, सीनियर कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर और बीसीए, क्या इनका एक्सपीरियंस इसमें अलाउ होगा? तो देखो बच्चों, बीसीआई और एससीआई ये नई पोस्टें हैं। 2014-15 में तो ये पोस्ट नहीं थी और आपका जो ड्राफ्ट बना हुआ है एक्सपीरियंस का वो 2014-15 का बना, उसमें इन्होंने अभी तक कोई चेंजेस किए नहीं हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई भी इन्होंने मेंशन किया होगा।
सेकंड पॉइंट, आपकी होने की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आती हैं। रीज़न क्या है कि जब कॉलेज एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इन्होंने अलाउ नहीं किया था और आपको डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने एक टीचिंग पोस्ट माना है, तो टीचिंग पोस्ट को शायद ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं कि बीसी और एससीआई का एक्सपीरियंस एसीपी में अलाउ होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है। फिर भी देखते हैं नोटिफिकेशन के टाइम या फिर डीओआईटी से कांटेक्ट हम करते हैं कि क्या एग्जैक्ट पोजीशंस है, एक बार नोटिफिकेशन आप आने दीजिए। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन ये आया कि सर सिलेबस में क्या कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस में 1% भी चेंजेस नहीं है। जो 2030 में प्रोग्रामर का था वही अब है, जो 2014-15 के अंदर जो आपका एसीपी की वैकेंसी निकली थी, सेम सिलेबस एसीपी का भी यही है। जब आप आरपीएससी को कोई भी नोटिफिकेशन भेजते हैं वैकेंसीज़ के लिए, जो भी अभ्यर्थना भेजी जाती है साथ में उसका सिलेबस भी जाता है। तो सिलेबस में जब फरवरी में भेजा था तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। तो आप ये मत सोचिए कि 10 साल पहले सिलेबस था, 10 साल के बाद अब चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चेंज होने की प्रक्रिया भी है, क्योंकि जब भी आप सिलेबस चेंज करते हैं तो इसको भी कई फेसेस से गुजरना पड़ता है। इसको भी फाइनेंस से परमिशन चाहिए होती है, सारा कुछ है कि भाई वो उसके साथ जाता है कई फेसेस से जाके। अगर चेंजेस करने लग गए तो फिर 2-3 महीने के आपके निकल जाएगा टाइमिंग, है ना। तो आप निश्चिंत रहें, कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है, कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं है, सेम पैटर्न ये लोग फॉलो करने जा रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन आप उसी हिसाब से करते रहिएगा। ठीक है, एक ये है कि सर लास्ट ईयर या लास्ट टाइम या कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी पेपर आउट हुए थे। ठीक है, 21 जनवरी को आईए का पेपर है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पेपर भी बिना आउट हुए कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे तो मुझसे करने का कोई मतलब निकलता नहीं है, ये तो आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कई आईटी गेटवे से हम क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली उनका मेन मोटो ये था कि पेपर आउट थोड़ा सा डिले हो जाए या पेपर पोस्टपोन्ड होने के रेस्पेक्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। देखो बच्चों, इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हालांकि नई गवर्नमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पेपर आउट होते तो गवर्नमेंट की इमेज भी इससे ख़राब होती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था इलेक्शन के टाइम पर। फिर भी इसको तो एग्जामिनेशन होने के बाद ही मालूम चलता है कि पेपर आउट होगा या नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, उसके पीछे मेरा अपना कुछ आधार है कि प्रोग्रामर का जो पेपर होगा वो आउट नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में आउट नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना, एक लंबा डिस्कशन का मैटर है। अब ये है पांचवा क्वेश्चन कि सर प्रोग्रामर्स के अंदर किस तरह से स्टडी करें। देखो बच्चों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका सिलेबस का किस हिसाब से पुराने क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस पर डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। बट आज मैं आपको इतना शॉर्ट बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं प्रोग्रामर्स टाइप के हो गए या फिर जो भी क्लास 1 जॉब्स के एग्ज़ाम हैं, ये बेसिकली एप्लीकेटिव बेस्ड ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन उठाया और आपसे पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि भाई कोई भी संस्था आप ज्वाइन करें तो ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि केवल कंटेंट पर ध्यान मत दीजिए। कंटेंट एक फैक्टर है, बेसिकली जो कंटेंट आपको दिया गया है उसका एप्लीकेशन आप ले पा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो आज की तारीख में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो, और बहुत अच्छा अवेलेबल है। अगर आप किसी भी संस्था को पैसा दे रहे हैं तो आप ये चीज़ नोट कीजिए कि इसमें ज़्यादा मैटर दे दिया, छोटा मैटर दे दिया, ऐसा नहीं है। आपके 4 सब्जेक्ट में 2011 के अंदर शायद एक पेपर हुआ था प्रोग्रामर का, उसके अंदर 33% मार्क्स या 36% पासिंग मार्क्स थे। आपकी 72 पोस्ट थी, उसमें से 50% पोस्टें खाली रह गई। ठीक है, क्यों रह गई? क्योंकि एप्लीकेटिव पेपर था, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्वेश्चन सॉल्विंग की ज़्यादा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट का योगदान नहीं है, कॉन्सेप्ट तो है ही मेन चीज़, बट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं, उस एप्लीकेशन पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन में। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, और जो बंदा कॉन्फिडेंट है
इसका मतलब ये है कि उसने या तो कभी एग्ज़ाम दिए नहीं हैं या वो टेक्निकल एजुकेशन को ही नहीं समझ पाया है। ये कोई आईए का, अनुदेशक का इस तरह के एग्ज़ाम्स नहीं हैं, है ना। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सब्जेक्ट में सब कुछ जानता हूँ। अगर एग्जामिनर चाहे तो 4 सब्जेक्ट छोड़िए, एक सब्जेक्ट पर अगर वो आपको कहे कि मैं स्टूडेंट्स को फेल करना चाहता हूँ तो वो कर सकता है। एक सब्जेक्ट में आप 36% मार्क्स नहीं ला सकते अगर वो अपनी पर आने जाए तो, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में ऐसा होता है ना। तो आपको इसमें जितना ज़्यादा प्रयास क्वेश्चंस की ट्राई कर सकते, मतलब मैं आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जो पुराने एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे गेट हुआ, नेट हुआ, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एनआईसी है, बार्क है, इसरो है, डीआरडीओ है, ठीक है, प्रोग्रामर के भी पुराने पेपर्स है। तो जितने पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए, अपने ब्रेन को डेवलप कीजिए क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। केवल वीडियोस देख लेने से आपका सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। सारा मटेरियल यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसके लिए अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। कोचिंग का मेन पर्पज़ है क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं उस पर क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, केवल मेरा कहने का मतलब ये है। सेकंड, ऐसा देखा गया है, कंफर्मेशन नहीं है, कि आरपीएससी जो भी पेपर लेती है उसके 50% क्वेश्चन और 60% क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स के डायरेक्टली कॉपी करके डाले जाते हैं। ये केवल एक एनालिसिस है, मैं इसका कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि पहले ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, बट ऐसा देखा गया है कि ये जो गेट के हैं, नेट के हैं या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनको एज इट इज़ कॉपी करके इन लोगों ने एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे वो प्रोग्रामर एग्ज़ाम 11 हो, 13 हो, एसीपी एग्ज़ाम्स हो या दूसरे आरपीएससी के जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है, उसका पेपर का आप डीप एनालिसिस करो तो वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पुराने क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो डीप एनालिसिस है पर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इतना सा ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेटिव माइंड आपको रखना है, केवल रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, है ना। और ये नहीं है कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2 कॉन्सेप्ट को मिला के तीसरा क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है, 3 कॉन्सेप्ट को मिला के आपसे क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हमें, क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं इसको एप्लीकेशन कैसे लेना, क्वेश्चन कैसे। कई बार क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है, रिवर्स भी होता है ना। तो हर चीज़ में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर नया बैच आप कब अनाउंस करेंगे, तो देखो बच्चों, हमारा जो 2 बैच हमारे प्रोग्रामर के और एसीपी के फिनिश हो चुके हैं। 1.5 साल पहले हमने ये बैच स्टार्ट किए थे और 2 बैच हमारे कंप्लीट हैं। तो उस बैच के जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं या रिकॉर्डेड कोर्स है वो कम्प्लीटली हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। और नए बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो डेट्स हैं बेसिकली हम नोटिफिकेशन का एक बार वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके जस्ट बाद हम अपना बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल्स पर आपको देते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ हम सभी स्टूडेंट के लिए आने वाले टाइम में करने वाले हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, फ्री वाले जिनके भी स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर हम एक पूरा एक रिवीजन प्रोग्रामर्स का क्लासेस लगवाएंगे, जिसके अंदर वीकली आपको एक सिलेबस दे दिया जाएगा जो आपको कवर अप करना है। उससे रिलेटेड 10 या 20 क्वेश्चंस आपको पर वीक में दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप कहीं से भी कीजिए, आपके पास तो सारी बुक्स हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है, आप उसका पूरा कंटेंट को पढ़िए और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिए ओपन बुक है, आप कहीं से भी कीजिए। और अगर 50-60% क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे मोड पर है, अदरवाइज़ आप मान लीजिए कि आप डेंजर पोजीशंस पर हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में इसके जो प्रोज कॉन्स हैं या जो भी आपको करना है उसका फिर डीप एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।